हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के लिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को रेफर करते ही हैं। पर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने गेट और सीएसआईआर नेट, सीयूटी पीजी, आईआईटी जेम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हार्ड मैथमेटिक्स पूछा जाता है, ये कंटेंट आप जैसे लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि जो हमारे यूट्यूब वीडियोस हैं वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम को क्रैक करने के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं, पर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है तो वहां पे कहीं ना कहीं ट्रिक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, वो हम लेके आए इस सीरीज के अंदर, जहां पर आप इस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो सुन, आज मैं आपके सामने सीक्वेंस का कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं और सीक्वेंस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस है वो मैं कराने की कोशिश करूंगा। तो सुन, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सीक्वेंस होती क्या है, राइट। तो सुन, सीक्वेंस हमारे पास एक टाइप का लाइक फंक्शन होता है जो कि नेचुरल नंबर से रियल नंबर जाता है। मतलब यहां पे जो इसकी इनपुट होता है वो नेचुरल नंबर होता है। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू 1/n, तो सुन एन की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो 1/1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो रियल नंबर हो सकता है, राइट, है ना। या रियल नंबर में जो भी हो सकता है। आप बोलोगे सर ये तो रेशनल नंबर, सर रियल नंबर, बट रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, राइट। तो ये इसका कोडोमेन है और इसकी जो रेंज है ना, जो भी आप इसकी टर्म की बात करेंगे तो इसकी टर्म आएगी 1, 1/2, 1/3, 1/4, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, सीक्वेंस की टर्म होती है। और ये सीक्वेंस की टर्म जो है ये क्या होती है, रियल नंबर होती है। तो स्टूडेंट, सीक्वेंस का मतलब यहां पे ये होता है। अब बात होती है कि ये जो सीक्वेंस है, क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है? तो आप देख रहे हो, सुनिए कहां पे जा रही है, जीरो की तरफ जा रही है। तो सुनिए सीक्वेंस बाउंडेड है। इसमें अगर बात करी जाए तो ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, राइट, है ना। आप देख रहे हो ये क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। मतलब ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है और बाउंडेड सीक्वेंस है। अगर कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिक है और बाउंडेड है तो वो सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होती है। मतलब किसी न किसी पॉइंट पे जाके वो रुकेगी जरूर, राइट। तो अगर बात करी जाए कन्वर्जेंस की तो एक तरीका तो ये होता है कि हम देख लें कि बाउंडेड है, हम देख लें कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, या मोनोटोनिक मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। एक तरीका और होता है, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, तो सुन क्या करेंगे हम, यहां पे देखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव 1/n। आप देख रहे हो सुन जीरो, मतलब यहां पे इसका जो लिमिट पॉइंट आ रहा है वो जीरो आ रहा है, मतलब ये जीरो पे क्या करेगी, कन्वर्ज कर जाएगी। अब बात होती है कि सर यार अगर बाई चांस कोई सीक्वेंस हमारे पास इस प्रकार की है तो क्या करेंगे गुरुजी। अगर सीक्वेंस हमारे पास ऐसी दे रखी, मान लीजिए 1 दे रखा है, तो सर कैसी होगी। तो आप देखोगे सुन यहाँ पे 1 1 1 आप रखते जाएंगे तो सुनिए सीक्वेंस हमारे पास एक प्रकार की कांस्टेंट सीक्वेंस है। ये सुनिए सीक्वेंस भी बाउंडेड है। आप देखोगे सुन 1, इसका रेंज में सिर्फ 1 आ रहा है, मतलब ये सीक्वेंस बाउंडेड है। ये मोनोटोनिक भी है। आप बोलोगे सर कैसे मोनोटोनिक है, ना तो बढ़ रही ना घट रही। इस सुन, एक तो होती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और एक होता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो ये हमारे पास स्ट्रिक्टली ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, पर सुन ये हमारे पास मोनोटोनिक है। मतलब इसको हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोल सकते हैं, बट दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली मतलब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब घटेगा ही घटेगा, बट ये कांस्टेंट है। तो ये एक तरह की मोनोटोनिक सीक्वेंस है। मतलब ये बाउंडेड भी है, मोनोटोनिक भी है। मतलब ये सीक्वेंस हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, कन्वर्जेंट होगी। और कन्वर्जेंट होगी अगर मैं इसकी लिमिट की बात करूं तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की बात करी जाए तो सुनिए 1 आ रहा है, मतलब ये सीक्वेंस 1 पे क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने एक सीक्वेंस और ले लूं, मान लीजिए मैंने आपके सामने एक सीक्वेंस ये ले ली, दैट इज -1 पावर n अपॉन n। और अगर मैं n की जगह 1 2 3 रखता जाऊं तो सुन यहाँ पे आएगा ये 1 रखेंगे तो -1, फिर 2 रखेंगे तो 1/2, फिर माइनस का 1/3, फिर आएगा 1/4, फिर आएगा माइनस का 1/5। बेटा ये हमारे पास क्या आएगी, एक सीक्वेंस आएगी। अगर आप देखें तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये जीरो पे जा रहा है, मतलब ये सीक्वेंस कहां पे जा रही है स्टूडेंट, जीरो पे जा रही है। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर आपने बोला था कि मोनोटोनिक और बाउंडेड है तो सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। पर सर ये सीक्वेंस तो मोनोटोनिक तो नहीं है। भाई मोनोटोनिक का मतलब होता है या तो बढ़ रही है या घट रही है, पर भैया ये तो घट भी रही है, बढ़ भी रही है, घट भी रही है, बढ़ भी रही है। पर सुन यहां से ये दिख रहा है कि ये मोनोटोनिक तो नहीं है, बट ये बाउंडेड जरूर है ना। अगर आप देखेंगे तो सुन इस सीक्वेंस की जो टर्म है वो कहां से कहां तक, अगर इसकी मैं बात करूं तो इसकी टर्म कहां से कहां तक आ रही है। इसमें अगर आप देखेंगे तो -1 से 1/2 के बीच में इसकी टर्म आएगी ना। आप देखोगे -1 से 1/2 के बीच में सभी टर्म आएगी यहां पे, राइट। तो सुनिए सीक्वेंस बाउंडेड तो है। अब अगर बाउंडेड है
तो आपने बोला था सर मोनोटोनिक भी होना चाहिए। पर सुनिए यहाँ पे एक कंसेप्ट और होता है कि अगर इसका लिमिट पॉइंट यूनिक है, अगर बाउंडेड है और इसका लिमिट पॉइंट यूनिक है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, अगर आप देखेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव -1 पावर n अपॉन n इज इक्वल टू 0, मतलब सीक्वेंस बाउंडेड है, मोनोटोनिक नहीं है तो भी चलेगा, पर इसकी लिमिट अगर हमारे पास यूनिक आ गई या लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो सीक्वेंस हमारे पास क्या हो जाती है स्टूडेंट, कन्वर्जेंट हो जाती है। पर सुन आपके मन में फिर सवाल उठेगा, गुरुजी अगर बाई चांस हमारे पास इस प्रकार की कोई सीक्वेंस हो तो क्या होगा, अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि -1 पावर n, या फिर हमारे पास ऐसी कोई सीक्वेंस दे रखी जो कि हमारे पास आ रही -1 पावर n +1, ये कोई सीक्वेंस दे रखी है, सर ये टाइप की सीक्वेंस क्या होगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो सुन ये सीक्वेंस हमारे पास रखेंगे तो -1 1 -1 1, ये हमारे पास यहां पे क्या आएगी सुन इसकी टर्म आएगी। अगर मैं इसके रेंज की बात करूं तो सुनिए -1 से 1 के बीच में क्या हो रही है, इसकी सभी टर्म आ रही है, मतलब -1 और 1 ही आ रही एक तरह से देखा जाए तो, है ना, मतलब ये सीक्वेंस -1 से 1 के बीच में आ रही, तो आप बोलोगे सर ये सीक्वेंस तो बाउंडेड है, और अगर बाउंडेड है तो आपने तो अभी बताया था सर कि बाउंडेड है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो सकती है, पर मैंने आपको बोला था कि उसका लिमिट पॉइंट यूनिक होना चाहिए। इसमें इस वाले केस में इसका जो लिमिट पॉइंट है वो -1 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है ना। अगर आप देखेंगे तो लिमिट पॉइंट जो होंगे इसके, लिमिट पॉइंट की बात करी जाए तो सुन लिमिट पॉइंट इसके क्या आ रहे हैं, -1 एंड 1 आ रहे हैं, ये दो इसके लिमिट पॉइंट आ रहे हैं। अगर लिमिट पॉइंट यूनिक नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर देखा जाए तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस डज नॉट एग्जिस्ट ना, डज नॉट एग्जिस्ट, बट इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो सीक्वेंस बाउंडेड भी है तो भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो सुन आप बोलोगे फिर इस टाइप की सीक्वेंस को बोलेंगे क्या, तो सुन ये हमारे पास ऑसिलेटिंग सीक्वेंस होती है, इसको बोलते हैं हम ऑसिलेटिंग सीक्वेंस, है ना। क्या होता है सुन, इसको बोलते हैं हम ऑसिलेटिंग सीक्वेंस, है ना। सुनिए हमारे पास ऑसिलेटिंग सीक्वेंस होती है, राइट। इसी प्रकार से अगर सीक्वेंस की बात करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑसिलेटिंग हो जाएगी। अगर मैं 1 की बात करूंगा, जैसे n की जगह 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, -1 और 1 2 0 2, ये हमारे पास आएगा। सुनिए सीक्वेंस हमारे पास 0 और 2 के बीच में ऑसिलेट कर रही है, ये बाउंडेड तो है पर इसके लिमिट पॉइंट 0 और 2 हो जाएंगे, तो सुनिए कन्वर्जेंट नहीं होगी, ये ऑसिलेटिंग सीक्वेंस हो जाएगी, राइट। इसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने ये सीक्वेंस ले लूं, मान लीजिए मैं ले लूं an इज इक्वल टू n ले लूं, या फिर मैं आपके सामने ले लूं an इज इक्वल टू -n टाइप के सीक्वेंस ले लूं, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पे ये सीक्वेंस मोनोटोनिक तो है ना, 1 2 3, है ना, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, पर इसका यहां पे ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड नहीं है। कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो उसका बाउंडेड होना अति आवश्यक है। भैया बाउंडेड मतलब कहीं ना कहीं जाके रुकनी चाहिए, है ना, शुरू कहीं से होनी चाहिए और रुकनी कहीं पे चाहिए। अगर उसका कहीं पता नहीं पड़ रहा कि कहां पे वो रुक रही है तो कभी कन्वर्ज नहीं कर सकता। वाली बात है ना कि कोई स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा है और कहीं ना कहीं वो रिजल्ट लाके दे रहा है तो हाँ वो फोकस्ड है, वो कन्वर्ज करता है अपने ड्रीम को कि हाँ मैं ये करना चाहता हूं। पर अगर कोई का फोकस ही नहीं, कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है कहां पे क्या सोच रहा है, कभी ये कर लूं कभी वो कर लूं कभी वो कर लूं, राइट, है ना, तो उस वाले केस में या तो वो ऑसिलेट करता है या फिर क्या हो जाता है, डाइवर्ट कर जाता है। तो यही हम यहाँ पे देखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टूडेंट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो रही है, दिस इज अनबाउंडेड सीक्वेंस, और अगर ऐसा होता है तो सुनिए सीक्वेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसका जो लिमिट पॉइंट निकालेंगे हम, तो सुन इसका जो लिमिट पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या आएगा, सुन इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो डज नॉट एग्जिस्ट है, फाइनाइट पॉइंट होता है लिमिट, है ना, इनफाइनाइट कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं होती, उसको डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, इसकी लिमिट आ रही है, तो इस वाले केस में सीक्वेंस क्या हो जाएगी, द सीक्वेंस इज सीक्वेंस 1 अपॉन सीक्वेंस, दिस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस, है ना बेटा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाती है। इसी प्रकार से अगर इसकी बात करी जाए तो बेटा ये सीक्वेंस हमारे पास कैसी हो जाएगी, -1 -2 -3, बेटा ये हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, आप देखोगे तो घटती हुई जा रही है। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी लिमिट की बात करूं तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की वैल्यू -इनफिनिट आ रही, तो बेटा ये भी हमारे पास क्या जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, है ना। तो आपके मन में सवाल उठेगा, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। बेटा ऑसिलेटिंग सीक्वेंस हमेशा क्या होती है, यहां पे मतलब किसी न किसी पॉइंट के बीच में ऑसिलेट करती है, उसका लिमिट जो होता है वो इनफाइनाइट नहीं होता है, राइट। मतलब देखो यहां पे इसका लिमिट इनफाइनाइट या -इनफाइनाइट आ रहा है। और एक और बताना चाह रहा हूं कि जो ऑसिलेटिंग सीक्वेंस होती है वो नॉन मोनोटोनिक होती है ना, ना तो वो बढ़ेगी ना ही वो घटेगी, है ना। तो सच टाइप ऑफ सीक्वेंस इज नॉन एज ए ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। अगर कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और अनबाउंडेड है तो सच टाइप ऑफ सीक्वेंस इज नॉन एज ए डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ सीक्वेंस जो कि आपको पता होना चाहिए। और 3 टाइप की सीक्वेंस होती है, कन्वर्जेंट, ऑसिलेटिंग एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस, राइट। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर चाहिए
तो स्टूडेंट मैंने इस पर डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, वन शॉट सीरीज ऑफ सीक्वेंस, और बाकी सीक्वेंस में हमने काफी सारा कंटेंट अपने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, तो वहां से भी आप अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। यही मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया है। सुनिए, सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट है, 1/2 1/3 0 पे जाएगी। अगर इसकी बात करी जाए तो ये तरह की ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है। लिमिट मैंने आपको बता ही दिया, जब भी आपको किसी सीक्वेंस का लिमिट निकालना है तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे चेक कर लो कहां पे जा रही है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि लिमिट उसकी क्या होगी, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे चेक कर, जैसे साइन 1/n है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे 0 पे जा रहा है, मतलब ये 0 पे कन्वर्ट करेगी। पर यही सीक्वेंस अगर हमारे पास n sin 1/n आ जाए तो बेटा उस वाले केस में डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, मतलब ये एक तरह से डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। जैसे इसकी बात करी जाए 1 + 1/n पावर n, तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी, e हो जाएगी, राइट। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है ना, क्या बोल रहा है, एक सीक्वेंस हमारे पास ये दे रखी xn = 0.5 xn - 1 + 1। आपसे बोला जाए कि भैया इसकी लिमिट क्या होगी। ऑब्वियसली हमारे पास चारों ऑप्शन में कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी हुई है, और कोई भी सीक्वेंस अगर हमारे पास, एक बात ध्यान देने की जरूरत है, अगर आपसे ये बोला जाए कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn अगर l पे जा रहा है तो सुन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn - 1 भी l पे जाएगा, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn + 1 भी l पे जाएगा, है ना। अगर ये l पे जा रहा है तो इसकी एक टर्म कम भी कर दें तो भी वो l पे ही जाएगा, और एक टर्म बढ़ा भी दे तो भी वो l पे ही जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपको यहां पे मान लीजिए कि ये l पे जा रहा है तो बेटा मैं एक काम करता हूं, इसके अंदर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाता हूं। अगर मैं इस पे लगाऊं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn = लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0.5 xn - 1 + 1, 1 पे तो लिमिट लगा नहीं सकते, है ना, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है। अब आप देखेंगे इसमें यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू l आ रही है, इसकी वैल्यू 0.5 l आ रही है, और ये 1 हो जाएगा। बेटा इधर लेंगे, ये आएगा l - 0.5 l = 1, तो बेटा ये आएगा हमारे पास 0.5 l = 1, तो l की वैल्यू हमारे पास 1/0.5 हो जाएगी, मतलब l की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगी, मतलब ये सीक्वेंस 2 को क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें ये देखिए, आपसे बोला जाएगा कि भैया इसकी लिमिट क्या होगी। अब आप बोलोगे सर ये तो लिमिट का क्वेश्चन है, सर कहाँ पे सीक्वेंस का क्वेश्चन है। जब भी n लिखा हुआ जाता है मतलब वो सीक्वेंस का क्वेश्चन, क्योंकि n यहाँ पे क्या होता है, सुन, नेचुरल नंबर होता है। तो सुन, अगर इसकी बात करी जाए तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/√n² + n, सुनिए आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n। यहां से अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो n² कॉमन निकाला तो 1/1/n हो जाएगा। बेटा ये से ये कैंसिल, और जैसे ही आप n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाओगे तो बेटा ये 0 पे हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू 1/√1, मतलब ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें अगर इसकी बात करी जाए कि भैया इसकी वैल्यू क्या होती है, तो वैसे हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि 1 की पावर इन्फिनिटिव अगर हमारे पास कोई भी टर्म आ रही तो वो एक तरह से इनडिटर्मिनेंट यहाँ पे फॉर्म होती है, और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म वाले केस में आपको अगर इस प्रकार की लिमिट निकालनी है तो सुन, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर आप देखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fx की पावर gx आ रहा है, और वो इस प्रकार से आ रहा है, 1 पावर इन्फिनिटी आ रहा है। तो सुन, यहाँ पे इसकी लिमिट को हम कैसे लिखते हैं, ये सुन, ये आता है e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेटा ये gx को आगे ले आते हैं और ये जो fx इसमें 1 माइनस कर देते हैं। ये हमारे पास ट्रिक होती है। वैसे देखा जाए तो e की पावर -2 इसका आंसर आ रहा है, वैसे नॉर्मली हम स्टैंडर्ड रिजल्ट e की पावर -2 इसका आंसर है, राइट। बट फिर भी इसकी कैलकुलेशन का कंसेप्ट क्या है ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सुन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आएगा e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। आप बोलोगे सर 1 पावर इन्फिनिटी कैसे हो रहा है, अरे बेटा जैसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेगा ना तो ये तो 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1 पावर इन्फिनिटी हो रहा है, राइट। इसमें ये fx हमारे पास है ना, जो पावर होती है वो fx होती है, इसको आगे लेके आओ तो ये 2n आ जाएगा, और ये आएगा 1 - 1/n, ये हमारे पास fx और -1 कर देंगे ना, ये fx -1 है ना, तो ये आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो सुन, ये हमारे पास क्या आएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बेटा ये आएगा हमारे पास e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेटा ये आएगा 2n - 1/n होगा, बेटा n से n कैंसिल, तो ये आएगा e की पावर -2, क्योंकि -2 बचेगा, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सुन, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √n² + 1 माइनस √n² + n और n² + 1 है, दोनों अंडर रूट में दे रखे हैं। अब कोई बच्चा अगर इसको करने बैठेगा तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे बोल देगा सर ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 0, या फिर इसको इनफाइनाइट कर दे। वैसे चारों ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, इसमें ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब गेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको अंडर रूट में अगर कोई भी ऐसी चीजें मिल रही तो आपको हमेशा रेशनलाइज करना है। सुनिए, 12th क्लास में हम पढ़ते हैं -n² + 1, इसमें क्या करता हूं मैं इसको रेशनलाइज कर लेता हूं, है ना। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करूंगा मैं, n² + n + n² + 1 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, है ना,
तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आप देखेंगे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का हो रहा है ना, तो बेटा ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सुनिए आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये आएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस का ये आएगा एक्चुअली भी n स्क्वायर ही है, तो सुनिए आएगा n स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ये आएगा n स्क्वायर प्लस n एंड प्लस, तो सुनिए आएगा हमारे पास n स्क्वायर प्लस 1। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेटा यहाँ से n कॉमन निकालूंगा तो 1 माइनस 1 बाय n, बेटा यहाँ से भी आप n स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो बाहर आके n हो जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस 1 बाय n है ना, और प्लस बेटा यहाँ से भी कॉमन निकालूंगा मैं, तो यार ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर आएगा। आप देखेंगे तो n से n कैंसिल, और जहाँ पर भी n है वहाँ पे इन्फाइनाइट रखेंगे, बेटा ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, तो बेटा ये आएगा 1/2 है ना। तो सुन यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो 0.5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको इजीली निकाल सकते हैं। इस क्लास के पीडीएफ नोट्स और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या इस पे आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, ये सब कुछ फ्री है मैथ्स केयर ऐप पे। आप मैथ्स केयर ऐप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। इसमें जैसे ही आप मैथ्स केयर ऐप पे लॉगिन करेंगे वहां पे आपसे ओटीपी और आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। मोबाइल नंबर डालते ही आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद इस टाइप से आपको टाइल्स दिखेगी। यहाँ पे जो फर्स्ट वाली टाइल है जहां पर CSIR नेट एंड गेट लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। सुन जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो सुन यहाँ पे कोर्सेज फॉर CSIR नेट एंड गेट लिखे हुए आ जाएंगे। जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे गेट 2025 फ्री कोर्स दिख जाएगा या गेट 2025 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फ्री कोर्स आप सर्च कर सकते हैं। ये कोर्स आपको नजर आ जाएगा। जैसे इस कोर्स को आप ओपन करेंगे तो सुन यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस, नोट्स एंड फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सुन मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है विद इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, तो उसका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कंटेंट है वो आपको यहाँ पे पीडीएफ की फॉर्म में जो क्लास ले रहा हूं उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एंड देन उस पर बेस्ड आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एंड आप टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे दे सकते हैं। आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। सुनिए हमारी क्लास 1 है, इस क्लास के जो नोट्स है वो आपको यहाँ दिख जाएंगे, प्लस यहाँ पे आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin m थीटा अपॉन थीटा वेयर m इज इंटीजर इज वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो आपसे बोला जा रहा है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin m थीटा अपॉन थीटा, बेटा जैसे लिमिट रखेंगे तो ये 0/0 आ रहा है, और जब भी 0/0 आता है तो सुन डीएल हॉस्पिटल लगा देते हैं हम लोग। तो साइन का यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो cos m थीटा आएगा और m आगे आ जाएगा, तो cos m थीटा और नीचे 1 हो जाएगा। बेटा जहां पर भी थीटा वहां 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। सुन ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin m थीटा अपॉन थीटा, और ये क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स के लिए, इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस टाइप की सीरीज में आपके लिए कंटिन्यू रखूंगा। मैंने अभी कैलकुलस स्टार्ट किया है जहां पर अभी सीक्वेंस मैंने पढ़ाया, नेक्स्ट इनफाइनाइट सीरीज का कंसेप्ट है। आगे 1 बाय 1 आपको एक एक टॉपिक मिलते रहेंगे, साथ में कुछ कंसेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स, ये सब समझाने की कोशिश करूंगा। आपके लिए हम कंटेंट पे काम कर रहे हैं। बस आपसे एक ही निवेदन करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो कमेंट करते रहिए और लाइक करते रहिए, और बस यही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। बाकी आप चिंता मत करिए, आपको हमारी तरफ से पूरा कंटेंट मिलता रहेगा। अगर इस क्लास के आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, इस पे और भी क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो हमारा मैथ्स केयर ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको मैथ्स केयर ऐप को यूज करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप और भी कुछ अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम है, इस पर आप जुड़ सकते हैं। और कैसे मैथ्स केयर ऐप को यूज करना, इसका वीडियो आप यहां जाके देख सकते हैं। मैंने इससे पहले लीनियर अलजेब्रा का पूरा गेट से रिलेटेड पूरा कंसेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, वो सब मैं अपलोड कर चुका हूं। तो वो प्लेलिस्ट आपको यहां जाके मिल जाएगी, यहां पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। फिर से निवेदन करता हूं, चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है ना, कर दीजिए और कमेंट जरूर करते रहिए। धन्यवाद।